गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज का ये क्लास जो है वो स्पेशली क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है, इंग्लिश का जो दो बुक है, एक फर्स्ट फ्लाइट है और एक जो फर्स्ट फ्लाइट का जो पहला चैप्टर है उसमें पहली कहानी जो है लेटर टू गोट, उसी में एक पहला पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, और उसे ही मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। होप कि आपको जो स्टडी मटेरियल्स दिए गए थे वो काफ़ी आपने स्टडी किया होगा। हमने इससे पहले क्लासेज भी ली थी, लेकिन स्टूडेंट्स के डिमांड पर मुझे एक वीडियो बनाना पड़ रहा है। आइए डस्ट ऑफ स्नो को देखते हैं। ये पोएम जो है वो एक अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो रोमांटिक पोएट में गिने जाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नेचर पर लिखते हैं। रोमांटिक का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि वो जो फिल्मों में दिखाई जाती है। रोमांटिक का मतलब होता है वो नेचर लवर हो, नेचर से जुड़ी हुई बातों को लिखता हो, इंसानी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातों को जो लिखता हो उसे रोमांटिक पोएट कहते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का आपको जन्म मालूम होगा कि इनका जन्म जो है अमेरिका में 26 मार्च 1874 को और 29 जनवरी 1963 को इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए, ये जो पोएम है ये 2 स्टेंजा के पोएम है। एक स्टेंजा में 4 लाइन्स है और 8 लाइन्स का ये पोएम है। जब कोई पोएम छोटा हो तो उसके मीनिंग काफ़ी वाइडर सेंस में लिए जाते हैं, तो इसका मीनिंग जो है एक वाइडर सेंस में होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका लिटरली मीनिंग क्या है। लिटरली मीनिंग का मतलब ये हुआ कि शब्द बाय शब्द यानी वर्ड्स टू वर्ड्स इसका मीनिंग क्या है, और फिर हम इसका मेटाफोरिकल मीनिंग भी देखेंगे। मेटाफोरिकल मीनिंग जो है इसका ये मतलब होता है कि उसका एक्सप्लानेटरी मेथड क्या है, उसको पूर्णतः एक्सप्लेन करेंगे, वो कहना क्या चाहता है। इन दोनों बातों को हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं लिटरली मीनिंग की तरफ। द वे अ crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. द वे जिस तरह से अ crow एक कौवे ने shook down मेरे ऊपर गिराया था, shook down on me मेरे ऊपर गिराया था। क्या गिराया था? द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या हो गया कि वो जो स्नो है, स्नो आइस, वो जो स्नो है उसका छोटा सा पार्टिकल्स, आई मीन ड्रॉपलेट्स, वो पार्टिकल्स मेरे ऊपर गिराया था। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कहाँ से गिराया था? हेमलॉक ट्री से। अब यहाँ पर बात आती है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है? नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला एक शंकु आकार का, जैसे क्रिसमस ट्री होता है उसी टाइप का एक पेड़ होता है, और इसे जो है पॉइजनस ट्री या पॉइजनस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। सोक्रेट का आपने नाम सुना होगा, उनको जो जहर का प्याला दिया गया था इसी ट्री से निकाल करके जहर को तैयार किया गया था। तो ये नापसंदीदगी चीज़ है, इनऑस्पिशियस है। इनऑस्पिशियस का मतलब क्या हुआ? जो अशुभ है, जो बेकार है, जिसे हम बैड समझा जाता है, वो हेमलॉक। और क्रो क्या है? सिंबल ऑफ डेथ, सिंबल ऑफ मॉर्निंग है, MOURNING वाला मॉर्निंग है। तो इन दोनों चीज़ों को वो डिफाइन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं, हैज गिवन माई हार्ट। ऊपर जो एक्शन हुआ उसका ये परिणाम निकला कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उसने मेरे हार्ट को एक ऐसा चीज़ दिया जिससे मेरे मूड में जो है बदलाव आ गया, मेरा मूड जो है बदल गया। और एंड सेव्ड सम पार्ट, और फिर उसने मेरे कुछ हिस्से को बचा लिया। ऑफ अ डे आई हैड रूड, जो दिन का जो बचा हिस्सा था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा रूड था। रूड का मतलब क्या हुआ? पछता रहा था, बेकार सा था, घटिया सा दिन था, मेरा मूड ख़राब था, अच्छा नहीं लग रहा था, वो तमाम बातें। आइए पहले हम इसको अब पूरी तरह से इसका एक्सप्लेन को समझते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि इन 8 लाइनों में कहीं पर भी एक भी पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पंक्चुएशन मार्क जैसे कोमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, हाइफन हो गया, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया। जिस पोएम में एक भी ऐसा चीज़ का इस्तेमाल ना हो और सिर्फ लास्ट में जा कर के फुल स्टॉप हो जाए तो इसे हम कहते हैं इंजैबमेंट, ENJAMBMENT। और आप याद रखिएगा कि बी यहाँ पर साइलेंट होगा। एम के बाद जितना भी बी आता है वो साइलेंट होता है, जैसे COMB कॉम, BOMB बॉम,
तो बी साइलेंट हो जाएगा, इंजैम्पमेंट। दूसरी बात, आप इसके लाइन नंबर 2 में जाइए। लाइन नंबर 2 में क्या लिखा है? शुक डाउन ऑन। ये 3 लगातार वोवेल साउंड दे रहा है, ओ का साउंड दे रहा है। ओ क्या है? वोवेल है। तो जब कोई वोवेल साउंड देता है तो उसे हम असोनेंस कहते हैं। तो ये असोनेंस का एग्जाम्पल है। उसी तरह अगर आप बिल्कुल लास्ट लाइन में आइएगा तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? डे, हैड, रुड। ये जो एग्जाम्पल है इससे पता चल रहा है कि ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। तो जब पोएम में लगातार कॉन्सोनेंट साउंड आने लगे तो उसे हम कॉन्सोनेंस कहेंगे। तीसरी बात इसमें यह है जब एक ही लेटर से कई वर्ड निकले और वो पोएम में आसपास हो तो उसे हम एलिटरेशन कहते हैं। एलिटरेशन का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? हैज, हार्ट। लाइन नंबर 5 में देखिए, हैज, हार्ट है। हैज एच से शुरू हुआ है, हार्ट ये भी, यानी आसपास में ही है। ये एलिटरेशन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक और एलिटरेशन का एग्जाम्पल है, जैसे सेब्ड, शम। तो सेब्ड और सम ये भी एस से शुरू हुआ है, एलिटरेशन है। अब हम इसके राइमिंग्स को देख लेते हैं। राइमिंग्स ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसमें कुछ डिवाइसेस आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ईंट का लगाना, सीमेंट का देना, बालू का देना, इन सब चीज़ों से मिल के बनता है। तो उसी तरह पोएम भी जो है वो अब कई चीज़ों से मिल के बनता है और उसे हम डिवाइस ऑफ पोएम कहते हैं, पोएम। तो डिवाइस इसका जो है ये मैं बता रहा हूँ। राइमिंग की जहाँ तक बात है तो आप देख रहे हैं क्रो और नीचे है मी, ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, लेकिन उस थर्ड लाइन में स्नो लिखा हुआ है। तो क्रो और स्नो एक दूसरे का राइमिंग है और मी और ट्री एक दूसरे का राइमिंग है। अगर हम क्रो को ए माने तो मी को हमको बी मानना पड़ेगा, और स्नो को हम फिर ए मानेंगे और ट्री को हम बी मानेंगे। तो ए बी हो गया। ठीक उसी तरह सेकंड स्टेंजा में हार्ट और पार्ट, इसको सी मान लेंगे। मूड और रूट, इसको हम डी मान लेंगे, यानी ए बी सी डी, ये इसका राइमिंग है। चलिए, तीसरी बात क्या है कि ये जो पोएम है वो स्ट्रेस को कम करने के लिए कहा गया है। सबसे पहली चीज़ को इसमें हम समझेंगे एक बात को, कि ये पोएम जो है ये बता रहा है कि बहुत बेकार सा मूड था पोएट का। तो वो दिन भर जो है पछता रहा था। तो वो बाहर निकलता है, और जब बाहर निकलता है तो वो चूँकि विंटर का सीज़न है, और विंटर का सीज़न में वो एक पेड़ के नीचे आकर के रुक जाता है कि अचानक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ एक कौवा, एक क्रो, अपनी कुछ हरकत करे जिससे पेड़ की पत्तियां पर कंपन आती है, हिलता है। यानी सेकंड से वर्ड से बना है, शुक, हल्का सा हिलता है, और उससे डस्ट पार्टिकल्स के रूप में, वो स्नो जो है पार्टिकल्स के रूप में उसके चेहरे पर आकर के गिरता है। कभी कभी आप देखे होंगे ना, बारिश का मौसम है और छूट गया है बारिश, और आप जा रहे हैं एक पेड़ के नीचे, अचानक हलचल होती है तो बहुत सारे पानी गिरता है ना, तो वैसा ही यहाँ पर हुआ है। उससे उसका मूड जो है चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर बात ये है कि ये जो इस्तेमाल किया है वर्ड हेमलॉक और क्रो, ये दोनों इनऑस्पिशियस है, यानी जिसको अशुभ माना जाता है। हम मानते हैं ना, ये जो बिल्लियाँ हैं रास्ता काट देती है तो बिल्ली को हम अशुभ मान लेते हैं, उसी तरह ये क्रो और हेमलॉक ये दोनों अशुभ माना जाता है। तो जब जिसका किसी का मूड खराब होगा, और जब मूड खराब होगा तो वो तो कभी नहीं चाहेगा कि एक तो पहले से मूड खराब है मेरा, और दूसरा में कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जो और मेरा मूड खराब कर दे। हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन नहीं, नेचर में ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो कि इंसान के मूड को सही कर सकता है, बशर्ते कि हम जो है उसके साथ क्या जुड़ाव लगाते हैं, क्या सोचते हैं। तो वही उसके साथ हुआ, नेचर ने उसके मूड को चेंज कर दिया और वो जो है एक हैप्पी मूड में आ गया। इसमें जो मैसेज देना चाहता है वो ये मैसेज है कि हैप्पीनेस कैन बी गेन्ड इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम, यानी अंधकार के वक्त में भी हम खुशहाली को पा सकते हैं। दूसरा, इनऑस्पिशियस कैन ब्रिंग हैप्पीनेस, और शुभ चीज़ें भी खुशहाली लाती हैं। होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आप इसको समझ गए होंगे तो आप मेरे नंबर पर इसका एक समरी लिख करके भेजिए और मैं चेक करूँगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।